तो ये वीडियो रहने वाली है UFC 312 की प्रिडिक्शन वीडियो, जहां पर ओवरऑल ये कार्ड एक बिलो एवरेज कार्ड हम बोल सकते हैं। सिर्फ इस कार्ड में 2 रैंक फाइट्स हैं जो ऑब्वियसली मेन इवेंट और को मेन इवेंट है, और बाकी जितनी भी फाइट्स हैं उनमें सारे फाइटर्स अनरैंक फाइटर्स हैं। बट फिर भी ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड बन जाता है, क्योंकि इस कार्ड में अंशुल जुबली की फाइट होने वाली है क्विलन साइलकिड के साथ। और ये नॉट ओनली अंशुल जुबली बट ऑल्सो पूरे इंडिया के लिए एक काफी इंपॉर्टेंट फाइट है। वेरस इसके साथ हमें इस कार्ड में अलेक्जेंड्रे टुपोरिया, जो इलिया टुपोरिया का भाई है, उसका भी डेब्यू देखने को मिलने वाला है। तो ये फाइट भी थोड़ी सी एक्साइटिंग फाइट है। बट ओवरऑल जब हम इस कार्ड को देखते हैं तो ये डेफिनेटली कपल ऑफ ईयर्स का सबसे बुरा कार्ड है। तो अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए प्रिडिक्शन वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जहां पर चैप्टर्स को मैंने ऐड कर दिया है। और अगर पहली फाइट के बारे में बात करें तो ये फाइट है लाइट वेट डिवीजन फाइटर्स अंशुल जुबली वर्सेस क्विलन साइलकिड के बीच में। अब ऑलरेडी मैंने अंशुल जुबली के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाई है, तो प्लीज मेक श्योर टू वॉच इट। वहां पर प्रॉपर ब्रेकडाउन किया है। बट अगर इस वीडियो में समराइज करके मैं बात करूं तो बेशक अंशुल जुबली इस फाइट को विन करने के लिए एक बहुत बड़ा अंडरडॉग है, बट फिर भी अंशुल जुबली के पास वो सारे स्किल्स हैं जिससे कि वो क्विलन साइलकिड को बीट कर सकता है। वो ज्यादा फास्ट है क्विलन साइलकिड से, और यही स्पीड एंड वो कैसे क्विलन साइलकिड को प्रेशर कर पाता है, जहां पर अगर तो वो पूरी फाइट में क्विलन से फास्ट रहा और उसे बैक फुट में रखा तो नॉट ओनली फिर हम अंशुल जुबली के पंचेस लैंड होता हुआ देखेंगे, बट फिर जो अंशुल जुबली की ऑफेंसिव ग्रैपलिंग है उसे भी हम देखने वाले हैं। जहां पर आई एम प्रीटी श्योर अगर अंशुल जुबली प्रेशर कर रहा होगा तो उसके पास डेफिनेटली एबिलिटी है मल्टीपल टाइम्स क्विलन साइलकिड को ग्राउंड में लेके जाने की, और होपफुली ऐसा फाइट में भी हो। बट यहां पर एक काफी इंपॉर्टेंट चीज अंशुल जुबली को ध्यान देनी होगी कि अगर बाय चांस क्विलन साइलकिड उसे प्रेशर करता है तो फिर उसे अपनी डिफेंसिव गेम को भी काफी अच्छे से शो करना होगा। और यही चीज मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी कही थी, जहां पर ये चीज तो हमें पता है कि अंशुल जुबली काफी अच्छे से फाइट करता है जब वो फॉरवर्ड मूव कर रहा होता है, बट क्या वो सेम वे से बैकवर्ड मूव करते हुए भी फाइट कर सकता है, जहां पर उसकी डिफेंसिव ग्रैपलिंग कैसे रहती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा देखना। क्या वो क्विलन साइलकिड को आता हुआ काउंटर कर सकता है, और क्या अंशुल का गार्ड इतना सॉलिड है कि क्विलन साइलकिड की वो पंचेस को ले ले। तो ये सारी चीजें इस पूरी फाइट में अंशुल जुबली को करते हुए देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो ऑब्वियसली एक बाइस्ड पिक रहने वाली है, जहां पर मैं पिक कर रहा हूं अंशुल जुबली टू विन बाय यूनानिमस डिसीजन। डेफिनेटली अंशुल जुबली स्टार्टिंग के राउंड्स में क्विलन साइलकिड से ज्यादा फास्ट है, और मैं यही होप कर रहा हूं कि अपनी स्पीड को दिखाते हुए वो पहले के 2 राउंड्स को विन करने वाला है। जहां पर बेशक फिर अंशुल जुबली राउंड 3 को हार जाए, बट पहले के 2 राउंड्स में एक तो अंशुल जुबली के पास उतना कार्डियो भी है, उसके पास पावर भी है, वो डेफिनेटली इस फाइट में रेसलिंग भी करने वाला है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए मैं बस होप कर रहा हूं कि कैसे भी हम पहले के 2 राउंड्स को विन कर जाएं, ताकि फिर अल्टीमेटली अंशुल जुबली डिसीजन से इस फाइट को विन कर जाए। तो विन हो या फिर लॉस हो, ऑब्वियसली फुल सपोर्ट टू अंशुल जुबली, बट फिर भी इस बार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है विन करना। तो डेफिनेटली प्रेइंग कि अंशुल जुबली फाइट को विन कर जाए। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, तो ये फाइट बैंटरवेट डिवीजन की है, जहां पर ये फाइट होने वाली है कोबी थिकनेस वर्सेस अलेक्जेंड्रे टुपोरिया के बीच में। और इस कार्ड में ये दोनों फाइटर्स अपना डेब्यू कर रहे हैं, जहां पर कोबी थिकनेस की बात करें तो वो 7-0 अनडिफीटेड फाइटर है, वेरएज अलेक्जेंड्रे टुपोरिया की बात करें तो वो 5-1 के रिकॉर्ड में है। अब यहां पर मैं एक चीज पहले ही बता देता हूं कि अलेक्जेंड्रे टुपोरिया का रिकॉर्ड डेफिनेटली थोड़ा सा पैडेड रिकॉर्ड है, बट एज वी नो यूएफसी से पहले काफी फाइटर्स के ऐसे रिकॉर्ड रहते हैं, तो ये चीज ज्यादा मैटर नहीं करती, क्योंकि अब मैटर करता है कि यूएफसी में टुपोरिया कैसे परफॉर्म करता है। जहां पर इस फाइट की अगर मैं बात करूं तो मैं यहां पर पिक कर रहा हूं अलेक्जेंड्रे टुपोरिया टू विन बाय राउंड 3 नॉकआउट। डिट्टो कॉपी अलेक्जेंड्रे टुपोरिया इलिया टुपोरिया की, बहुत ही ज्यादा सिमिलर स्टाइल है दोनों का। अलेक्जेंड्रे टुपोरिया के पास भी नॉकआउट पावर है, वो फीट में काफी अच्छा है, एंड ऑब्वियसली उसकी ग्रैपलिंग भी काफी अच्छी है। जहां पर कोबी थिकनेस की अगर बात करें तो वो बेसिकली इतना बेटर स्ट्राइकर नहीं है, वो डेफिनेटली एक ग्रैपलर है। जहां पर अगर तो उसे फाइट को विन करना है तो उसे अलेक्जेंड्रे टुपोरिया के हैवी पंचेस को अवॉइड करके उसे कैसे भी करके ग्राउंड में लेके जाना होगा। बट अगेन जैसे मैंने बोला कि अलेक्जेंड्रे टुपोरिया की ग्रैपलिंग भी काफी अच्छी है, तो मे बी वो कोबी थिकनेस को ग्राउंड में ही काउंटर कर दे। जहां पर मुझे लगता है कि क्योंकि अलेक्जेंड्रे टुपोरिया कुछ टाइम के बाद फाइट कर रहा है, तो इसीलिए पहले राउंड में वो थोड़ा सा स्लो फाइट करेगा, और फिर सेकंड राउंड ऑनवर्ड्स हम अलेक्जेंड्रे टुपोरिया को वो प्रेशर करता हुआ देखने लग पड़ेंगे। और फिर राउंड 3 में जैसे मैंने कहा कि कोबी थिकनेस को पूरा रीड करने के बाद वो अपने बिग पंचेस को लैंड करने वाला है, और मुझे लगता है कि वो कोबी थिकनेस को नॉकआउट कर देगा। और अब मूव करते हैं मेन कार्ड में, जहां पर मेन कार्ड की पहली फाइट है वेल्टरवेट डिवीजन की, जिधर जेक मैथ्यूज की फाइट
फाइट होने वाली है फ्रांसिस्को प्राडो के साथ। अब एज वी नो कि ये दोनों फाइटर्स बिग नेम्स नहीं है, बट फिर भी मुझे लगता है इस पूरे कार्ड की जो सबसे बेस्ट फाइट रह सकती है, जहां पर हमें इनसेन वॉर देखने को मिल रहा है, ब्रॉल फाइट देखने को मिल रही है, तो वो यही फाइट रह सकती है जहां पर जेक मैथ्यूज और फ्रांसिस्को प्राडो ये दोनों फाइटर स्ट्राइकर्स हैं। ये दोनों फाइटर्स बिग पंचेस को स्विंग करते हैं, बट जब हम बात करते हैं फ्रांसिस्को प्राडो की, तो इमेजिन करो एक पिटबुल फाइट कर रहा है ह्यूमन फॉर्म में। सुपर यंग फाइटर, सिर्फ 22 इयर्स का, और हाइट और रीच की बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज होने के बाद भी ये फाइटर जरा भी केयर नहीं करता है। ये अपने ओपोनेंट्स को प्रेशर करते रहता है और अपने बिग ओवरहैंड राइट पंचेस हो गए, अपने हुक्स हो गए, उन्हें स्विंग करते रहता है। और यही सब देखते हुए फ्रांसिस्को प्राडो इस फाइट में एक बहुत बड़ा अंडरडॉग है। वेरेस दूसरी तरफ अगर जेक मैथ्यूज की बात करें, तो वैसे तो ये फाइटर्स भी अपने पंचेस को थोड़ा सा स्विंग करता है, बट ये डेफिनेटली थोड़ा सा काम फाइटर है। ये होने देता है अपने आप को प्रेशर, ये बैक फुट में भी फाइट कर सकता है, जहां पर जेक मैथ्यूज के सबसे बड़े पंचेस उसके हुक्स रहते हैं, और वो इस फाइट को विन करने के लिए एक बहुत बड़ा फेवरेट है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस फाइट में मैं जाने वाला हूं फ्रांसिस्को प्राडो टू विन बाय सेकंड राउंड नॉकआउट। फिजिकली फ्रांसिस्को प्राडो डिसएडवांटेज में है, जहां पर उसकी शॉर्ट हाइट है एंड ऑल्सो वो 3 इंचेस के डिसएडवांटेज में है, बट फिर भी मुझे फील आ रही है कि अपना प्रेशर हो गया और जो बिग पंचेस को वो स्विंग करता है वो कभी ना कभी जेक मैथ्यूज के ऊपर लैंड होने वाला है। जहां पर बस एक चीज अगर फ्रांसिस्को प्राडो अपनी इंप्रूव कर ले, जिधर वो हमेशा हेड को टारगेट ना करे बट बॉडी के ऊपर भी जाए, तो डेफिनेटली जेक मैथ्यूज के हैंड्स ड्रॉप होने वाले हैं, और फिर अगर वो बिग पंच को लैंड करता है तो वो जेक मैथ्यूज को नॉकआउट कर देगा। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, तो ये फाइट लाइट हेवीवेट डिवीजन की है, जहां पर जिमी क्रूड की फाइट होने वाली है रोडोल्फो बेलेटो के साथ। अब ये फाइट टू बी ऑनेस्ट बहुत ज्यादा क्लोज फाइट है, जहां पर जिमी क्रूड वैसे तो अपनी लास्ट की 4 या फिर 5 फाइट्स को हार चुका है, और काफी लोग जिमी क्रूड को अब वॉच्ड अप बोल रहे हैं, बट टू बी ऑनेस्ट अगर हम जिमी क्रूड की एज को देखें तो वो बस अभी 28 इयर्स का है, तो वो डेफिनेटली थोड़ा सा बाउंस बैक कर सकता है। जब से एंथनी स्मिथ की फाइट हुई है, जहां पर स्मिथ ने जिमी क्रूड की लेग को इंजर्ड कर दिया था, तो उसके बाद से जिमी क्रूड की मूवमेंट भी सही नहीं रही है। वो काफी ज्यादा अजीब वे से मूव करने लग पड़ा है, उसकी ग्रैपलिंग ऑन पॉइंट नहीं रहती है, उसकी स्ट्राइकिंग भी थोड़ी सी स्लो हो चुकी है। बेसिकली ओवरऑल उसने डेफिनेटली डिक्लाइन किया है। वेरस यही चीज अगर हम रोडोल्फो बेलेटो की बात करें, तो बेलेटो ने अभी तक बस यूएफसी में एक ही फाइट की है, जहां पर वो नॉकडाउन हो गया था, बट फिर कम बैक करते हुए वो खुद से नॉकआउट कर देता है अपने ओपोनेंट को। और क्यों मैं इस फाइट को एक क्लोज फाइट बोल रहा हूं, तो जिमी क्रूड 1-2 सालों की ब्रेक लेकर वापस फाइट कर रहा है, तो वो डेफिनेटली थोड़े से अब पॉजिटिव माइंडसेट में आएगा। वेरेस रोडोल्फो बेलेटो की बात करें, तो वो एक स्ट्राइकर है जो अपनी फाइट को ग्राउंड में लेके नहीं चाहता है, वो बस अपने ओपोनेंट को नॉकआउट करने का देखता है, और ये करने के लिए उसके हैंड्स डाउन रहते हैं, वो बहुत ज्यादा पंचेस को भी खाता है। और अगर यहाँ पर जिमी क्रूड स्मार्ट रहा, वो फाइट को एकदम से ग्राउंड में लेके चले गया, जहां पर वो बेलेटो के बिग पंचेस को नहीं ले रहा है, तो मुझे लगता है कि वो फाइट को विन कर सकता है। मैं यहाँ पर जाने वाला हूँ जिमी क्रूड टू विन बाय यूनानिमस डिसीजन, और मैं बहुत ज्यादा रिलाय कर रहा हूँ कि जिमी क्रूड इस फाइट में रेसलिंग करने वाला है। बट अगर बाय चांस उसने ज्यादा रेसलिंग को नहीं किया, या फिर वो बेलेटो को ग्राउंड में होल्ड करके नहीं रख पाया, तो फिर मोस्ट लाइकली रोडोल्फो बेलेटो से नॉकआउट करने वाला है। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, तो ये फाइट हेवीवेट डिवीजन की है, जहां पर जस्टिन टाफा की फाइट होने वाली है टेलिसन टेशेरा के साथ। वैसे तो अभी तक जो मैंने 2 फाइट्स को कवर की है मेन कार्ड की, वो भी मेन कार्ड डिजर्व नहीं करती हैं, बट ये पर्टिकुलर फाइट मेन कार्ड की 3rd फाइट है, जो पूरी ही समझ से बाहर है। ये डेफिनेटली अर्ली प्रीलिम कार्ड में होनी चाहिए थी फाइट, या ज्यादा से ज्यादा प्रीलिम कार्ड में होती, बट एनीवेज इट इज व्हाट इट इज। इस फाइट में मेरी प्रेडिक्शन है टेलिसन टेशेरा टू विन बाय नॉकआउट। ऑल्सो ये नॉकआउट मुझे लग रहा है कि पहले ही राउंड में आ जाएगा, या फिर ज्यादा हो गया तो राउंड 2 में टेशेरा जस्टिन टाफा को नॉकआउट करने वाला है, जहां पर दोनों फाइटर्स को अगर हम कंपेयर करें, तो टेशेरा के पास 9 इंचेस की रीच एडवांटेज है, और जितनी मैंने उसकी फाइट्स देखी है, तो वो बस अपने एक बिग राइट पंच पे रिलाई नहीं करता है, वो अपने जैब्स को यूटिलाइज करता है, वो बिग रीच की एडवांटेज लेता है, वो ऑल्सो बैक फुट में अपर कट्स को भी काफी अच्छे वे से थ्रो करता है। और ये सारी चीजें जब हम जस्टिन टाफा की देखते हैं, तो ऐसा कुछ भी जस्टिन टाफा नहीं करता है, वो बस अपने बिग वन पंच पे रिलाई करता है, जो डेफिनेटली उसके पास है, और वो यहां पर भी टेलिसन टेशेरा को 1 पंच से नॉकआउट कर सकता है। बट ऑन पेपर टेशेरा के लिए फाइट बहुत ज्यादा इजी फाइट रहनी चाहिए, उसे डिस्टेंस को क्लोज करने की भी जरूरत नहीं है, वो बस अपने जैब को भी अगर यूटिलाइज किया, और फिर जैब के बाद एकदम से अगर राइट क्रॉस को भी थ्रो कर देता है, तो वो वहीं पर फाइट को फिनिश कर सकता है।
तो मेरी यहाँ पर पिक रहने वाली है टेलीसन टेशेरा टू विन बाय राउंड 1 नॉकआउट। बट जैसे कि हमें पता है कि ये हैवीवेट डिवीजन है तो डोंट ब्लिंक, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। और मूविंग ऑन टू द को मेन इवेंट फाइट, तो ये फाइट रहने वाली है स्ट्रॉवेट चैंपियन जोंग वेली वर्सेस टाटियाना सुआरेस के बीच में, जहां पर टाटियाना सुआरेस को बोला जा रहा है कि वो इस डिवीजन की बुगी वुमन है, जिधर वो 11-0 के अनडिफीटेड रिकॉर्ड में है। बट यहाँ पर बस एक प्रॉब्लम है कि टाटियाना सुआरेस को बहुत ज्यादा इंजरीज होती हैं और इसीलिए उसने लास्ट के 4-5 इयर्स में बहुत ही ज्यादा कम फाइट्स किए हैं। वेरस जोंग वेली की बात करें तो वैसे तो वेली भी बस साल में एक ही फाइट करती है, बट अब फाइनली ये दोनों नॉट सो एक्टिव फाइटर्स एक दूसरे के साथ फाइट करने वाले हैं। और ये फाइट टू बी ऑनेस्ट एक काफी एंटरटेनिंग फाइट है, जहां पर कोई भी फाइटर विन कर सकता है। ये डेफिनेटली एक क्लोज फाइट है, जहां पर रीसेंट फाइट्स में हम देख चुके हैं कि जोंग वेली ने अपनी ग्राउंड गेम को भी काफी इंप्रूव किया है। वो अब ग्राउंड में भी अपनी रेसलिंग से फाइट्स को विन करने लग पड़ी है। बट फिर भी जब मेन वेपन की बात करते हैं तो वो डेफिनेटली जोंग वेली की स्ट्राइकिंग है। वेरस दूसरी तरफ यही चीज अगर हम टाटियाना सुआरेस की देखें तो वो बेसिकली एक रेसलर है, जहां पर हर एक फाइट को वो ग्राउंड में लेके जाती है, वो ग्राउंड में अपने ओपोनेंट्स को बीट करती है। और फॉर श्योर वो इस फाइट में भी यही देखने वाली है कि वो कैसे जोंग वेली को ग्राउंड में लेके जाकर उसे ग्राउंड में ही बीट करे। जब हम दोनों की स्ट्राइकिंग को कंपेयर करते हैं तो टाटियाना सुआरेस की स्ट्राइकिंग नोवेयर नियर है जोंग वेली के। फीट में टाटियाना सुआरेस एक स्लो फाइटर है, वेरस वेली का हमें पता है कि वो बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है, उसकी मूवमेंट तो फास्ट ही है, बट जितनी स्पीड से वो अपने पंच कॉम्बिनेशंस को भी थ्रो कर देती है वो भी काफी फास्ट होता है। तो बेसिकली टाटियाना सुआरेस अफोर्ड भी नहीं कर सकती जोंग वेली के साथ स्ट्राइकिंग मैच करना, और वो पहले ही राउंड से देखने वाली है कि वो जोंग वेली को ग्राउंड में लेके जाए। बहुत ज्यादा क्लोज फाइट, बट मैं यहाँ पर जाने वाला हूँ टाटियाना सुआरेस टू विन बाय यूनानिमस डिसीजन, जिधर मैं टाटियाना की रेसलिंग पर बहुत ज्यादा रिलाई कर रहा हूँ। अभी तक तो उसकी रेसलिंग काफी डोमिनेट लगी है, बट जैसे कि मैंने कहा कि एक काफी क्लोज फाइट है जहां पर जोंग वेली ने भी अपनी रेसलिंग को इंप्रूव कर लिया है। तो मे बी हो सकता है कि वो टाटियाना सुआरेस के टेक डाउन्स को डिफेंड कर ले, क्योंकि लेटर राउंड में फिर टाटियाना सुआरेस काफी टायर्ड हो जाएगी, तो उसके लिए टेक डाउन्स करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बट मुझे लग रहा है कि टाटियाना सुआरेस पहले ही राउंड से जोंग वेली को ग्राउंड में लेके जाने वाली है, और वो ये चीज पूरे 5 राउंड्स करेगी, और फिर मे बी 5 में से 4 राउंड्स या फिर 3 राउंड्स टाटियाना सुआरेस विन करके इस फाइट को विन करेगी बाय डिसीजन। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, जहां पर ये फाइट एक मेन इवेंट रीमैच है बिटवीन ड्रीकस डू प्लेसी एंड शॉन स्ट्रिकलैंड। पहली फाइट दोनों के बीच में काफी क्लोज थी, जहां पर ड्रीकस फाइट को विन करता है बाय स्प्लिट डिसीजन, बट ऑब्वियसली ये डिसीजन दूसरी साइड पे जा सकता था क्योंकि फाइट बहुत ज्यादा क्लोज थी। और मे बी हमें सेकेंड फाइट भी ऐसे दिखे जहां पर दोनों फाइटर्स फाइट में एक दूसरे के साथ अगेन बैक एंड फोर्थ जा रहे हैं, और हु नोज मे बी ये सेकेंड फाइट भी बहुत ज्यादा क्लोज जाए। प्रॉब्लम यहाँ पर ये कि दोनों ही फाइटर्स बहुत ही अजीब से फाइट करते हैं, तो यहां पर कोई सॉलिड ब्रेकडाउन नहीं कर सकता दोनों का, क्योंकि एक साइड ड्रीकस है जो टेक्निकलिटी की परवाह भी नहीं करता है, वो बहुत ही अजीब वे से पंचेस को थ्रो करता है। बट एक बार ड्रीकस बहुत ज्यादा सॉलिड करता है, और वो है कि उसका ओपोनेंट कोई भी क्यों ना हो, वो हमेशा अपने ओपोनेंट को अपने अजीब वे से प्रेशर करते रहता है और अपने बिग पंचेस को स्विंग करते रहता है। और अभी तक अगर देखा जाए तो ये डेफिनेटली उसके लिए वर्क करता है। दूसरी साइड शॉन स्ट्रिकलैंड है जो कुछ ज्यादा ही टेक्निकल वे से फाइट करता है, और उसके पास बस 3 वेपन्स हैं। वो अपने जैब को थ्रो करेगा, राइट स्ट्रेट पंच को थ्रो करेगा, और इन दोनों के बीच में टीप किक को थ्रो कर देगा। बस पूरे 5 राउंड्स में यही करता रहेगा। बट फिर से ड्रीकस के ही तरह ये फाइटिंग स्टाइल भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि शॉन स्ट्रिकलैंड ने इजराइल अदसाने को हराया है, वो एक फॉर्मर चैंपियन रह चुका है, तो शॉन के भी फाइटिंग स्टाइल को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, जहां पर डेफिनेटली ये स्टाइल थोड़ा सा बोरिंग स्टाइल है, बट फॉर श्योर इट वर्क्स, और मे बी हमें इस रीमैच में ये वर्क करता हुआ दिख जाए। अब अगर हम लास्ट फाइट को देखें तो दोनों ही फाइटर्स को कुछ ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है। जहां पर ड्रीकस की बात करें तो वो लास्ट फाइट में भी एग्रेसिव था, वो ज्यादा हार्ड शॉट्स को लैंड कर रहा था, तो ऐसा सेम उसे इस रीमैच में भी करना है। बट मुझे लगता है कि अगर वो फाइटिंग में थोड़े से और ज्यादा टेकडाउन्स को ऐड कर ले, जहां पर लास्ट फाइट में उसने स्टार्टिंग में टेकडाउन्स करने की ट्राई की थी, बट फिर उसने टेकडाउन्स करना ही छोड़ दिया था। बट अगर वो इस फाइट में अपने टेकडाउन्स को इन्वॉल्व कर लेता है और अगर एग्जॉस्ट नहीं होता है, तो फिर मुझे लगता है कि वो इजीली फाइट को विन कर सकता है। यही चीज जब हम शॉन स्ट्रिकलैंड की देखते हैं तो उसने भी फाइट को काफी अच्छा किया था, वो ज्यादा पंचेस को लैंड कर रहा था, बट एक चीज की कमी रह गई थी, और वो था कि शॉन स्ट्रिकलैंड ने ज्यादा एग्रेसिवनेस को नहीं दिखाया था, और उसके जो पंचेस लैंड हो रहे थे वो ज्यादा हार्ड शॉट्स नहीं थे।
तो अगर इस रीमैच में शॉन स्ट्रिकलैंड ज्यादा एग्रेसिव रहता है और वो ज्यादा हार्ड शॉट्स को लैंड करने लग पड़ता है तो उसके इस फाइट को विन करने के ज्यादा चांसेस बन जाएंगे, क्योंकि एक बात सर्टेन है कि शॉन स्ट्रिकलैंड का गैस टैंक ज्यादा है ड्रिकस से, तो वो कर सकता है अफोर्ड कि वो ज्यादा बिग पंचेस को लैंड कर रहा है, वो थोड़ा सा वाइल्ड जा रहा है और फिर अल्टीमेटली फाइट को डिसीजन से विन कर रहा है। बट यहां पर दोनों की फाइट में एक बहुत बड़ा फैक्टर आ सकता है और मे बी हम फाइट में पहली बार देखेंगे कि शॉन स्ट्रिकलैंड एग्जॉस्ट हो रहा है, वो 5 राउंड से पहले ही टाइड हो चुका है। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि शॉन स्ट्रिकलैंड को है स्टाफ इन्फेक्शन। अगर तो शॉन स्ट्रिकलैंड ने एंटीबायोटिक्स की मेडिसिन ली होंगी तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि पहली बार हम शॉन स्ट्रिकलैंड को थोड़ा सा टायर्ड होता हुआ देखें और वो यूजुअली जैसे लेटर राउंड्स में फाइट करता है वैसा हमें इस फाइट में ना देखने को मिले। और ये बहुत बड़ी एडवांटेज हो सकती है ड्रिकस डू प्लेसी के लिए, क्योंकि अगर ये माइंड में रखते हुए स्टार्टिंग में ही ड्रिकस रेसलिंग करने लग पड़ता है जहां पर वो शॉन के ऊपर टेक डाउन्स को स्पैम कर रहा है, तो फिर शॉन का जो गैस टैंक है वो और भी जल्दी डिक्रीज होगा और ये प्रोबेबली फाइट के आउटकम में बहुत बड़ा फैक्टर रह सकता है। तो जैसे मैंने कहा दोनों बहुत अजीब वे से फाइट करते हैं, तो गारंटी तुम दे ही नहीं सकते कि फाइट में क्या होने वाला है। बट अगर प्रिडिक्शन की बात करें तो मैं यहां पर जाने वाला हूं ड्रिकस डू प्लेसी टू विन बाय यूनानिमस डिसीजन, जहां पर इस बार मुझे लगता है कि लास्ट फाइट के कंपैरिजन में इस बार ड्रिकस ज्यादा कंफर्टेबल वे से विन करेगा। वो लग रहा है कि इस बार फाइट में ज्यादा टेकडाउन्स को शूट करने वाला है, तो मैं जा रहा हूं ड्रिकस के साथ। बट ऑब्वियसली शॉन स्ट्रिकलैंड भी फाइट को विन कर सकता है अगर उसके कार्डियो को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। एंड दैट्स इट गाइस, ये थी पूरी वीडियो। व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस? और तुम्हारी ओपिनियन में कौन से फाइटर्स विन करने वाले हैं? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स और लेट्स गो अंशुल जुबली।